हेलो, आप सभी का ज्ञान कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि 16 तारीख को आपको यूपी कैटेट का पेपर हुआ था, तो हम उसी यूपी कैटेट में देखिए बेटा क्या है कि उसमें क्वेश्चन पेपर तो मिलता नहीं तो क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता तो क्वेश्चन जैसे कुछ बच्चे होते हैं तो या तो क्वेश्चन उनके थ्रू ही बच्चों के थ्रू ही हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, जिनके पास जो जो क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं तो हम कुछ बच्चों से कांटेक्ट करके तो मोस्टली हम सोचते हैं कि जितने क्वेश्चन आए हैं उतने क्वेश्चन हमारे पास आ जाएं। तो हमारे पास केमिस्ट्री के क्वेश्चन, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछली क्लास में बायो का आपका जो टॉपिक्स था, बायो के जो क्वेश्चन आए हुए थे यूपी कैटेट में, उसको सॉल्व करा दिया गया है। ठीक, तो अभी केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूरे मिल नहीं पाए थे, तो अब हमारे पास केमिस्ट्री के पूरे क्वेश्चन हैं। तो जो यूपी कैटेट में आपका क्वेश्चन केमिस्ट्री का आया था उसी को वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके हम आपके लिए उपस्थित हुए हैं। ठीक, अब जितने भी क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन को हम आपका सॉल्व कराते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए हुए हैं और आज हम आपका 25 क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं कि उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव है, यानी कि क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश देख लीजिए, इंग्लिश में भी है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस। देखिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस को एलपीजी भी कहते हैं हम। ठीक, लिक्विड पेट्रोलियम गैस को एलपीजी भी कहते हैं। देखिए जो एलपीजी है उसमें हाइड्रोकार्बन ही पाए जाते हैं, मुख्य अवयव के रूप में हाइड्रोकार्बन ही होते हैं, ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन जो होता है वो मुख्य हाइड्रोकार्बन उसमें होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ पे मेथेन दिया है, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों पाए जाते हैं एलपीजी में, पर जो प्रोपेन होता है वो मुख्य अवयव के रूप में प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट है। एलपीजी का प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोपेन। जबकि देखिए ऐसा है कि जो परसेंटेज होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का, दोनों का परसेंटेज लगभग सेम होता है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारे आंसर अगर यहां पे बोथ दिया रहता तो देखिए अब वो तुम्हारे जो क्वेश्चन यूपी कैटेट वाले दिए हैं उन पे डिपेंड करता है कि आंसर क्या देते हैं, पर इसका आंसर प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होगा। ठीक, तो अब उस पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सा आंसर सही मानते हैं। तो इसके लिए उनका जब आंसर किया आएगा या जब देंगे तो उसको आप लोग देखिएगा। यहाँ पे प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों एलपीजी में मुख्य अवयव के रूप में पाए जाते हैं। ठीक, तो यहां पे हम दोनों आंसर करेंगे। देखिए मोस्ट प्रोबेबली हमें करना हो तो हम प्रोपेन को मारेंगे। ठीक, क्योंकि प्रोपेन प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में एलपीजी में पाया जाता है। ठीक, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रोपेन को आंसर मार सकते हैं, पर देखिए ये भी आंसर करेक्ट हो सकता है। आपको डिपेंड करेगा कि जो एग्जाम कराए हैं वो कौन सा आंसर आपके लिए करेक्ट मानते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, जब एल्कोहल की क्रिया अम्ल से कराते हैं तो उस अपक्रिया को कहते हैं। जब एल्कोहल को अम्ल के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एल्कोहल की अपक्रिया जब एसिड से कराते हैं तो उस अपक्रिया को हम कहते हैं एस्टरीफिकेशन। क्या कहते हैं, एस्टरीफिकेशन, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, एस्टरीफिकेशन, आंसर नंबर डी। ठीक, एल्कोहल को एसिड से रिएक्शन कराने पे एस्टर प्राप्त होता है हमें, इसलिए उस रिएक्शन को एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि कास्टिक सोडा का केमिकल नेम क्या होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए क्या होता है बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है अमलगम। अमलगम क्या होता है? देखिए जिंक जो मरकरी होता है, मरकरी का अदर धातुओं के साथ जो मिक्सचर होता है उसी को हम अमलगम कहते हैं। ठीक, तो देखिए जैसा जिंक अमलगम, सोडियम अमलगम, मैग्नीशियम अमलगम, यानी कि मरकरी के साथ अदर धातुओं के मिक्सचर जो होते हैं वही उन धातुओं के अमलगम कहलाते हैं। ठीक, तो अभी क्या देखें, जैसे कि मरकरी के साथ अदर धातुएं मिल रही हैं, यानी कि मिश्र धातुएं, जो मिश्र धातुएं होती हैं उसी को हम बोलते हैं अमलगम। ठीक, यानी कि एलॉय या मिश्र धातुएं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? एलॉय या मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं या एलॉय को ही हम क्या कहते हैं? अमलगम। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है नाइट्रेट का कोई मेटल है, मेटल के नाइट्रेट का फार्मूला दिया हुआ है, उसके फास्फेट का फार्मूला पूछ रहा है। यानी कि एक धातु के नाइट्रेट का सूत्र दिया हुआ है, इसके फास्फेट का सूत्र क्या होगा? अब देखिए नाइट्रेट पे कितने माइनस होते हैं? NO3 पे एक माइनस होता है, और कितने NO3 हैं? 2 NO3, यानी माइनस की संख्या टोटल कितनी हुई? माइनस की संख्या टोटल कितनी हुई? 2, यानी कि टोटल 2 NO3 हैं तो 2 माइनस होंगे। तो M जो मेटल है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? +2। ठीक, +2 आ जाएगा, यानी कि M का ऑक्सीडेशन नंबर +2। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहां पे 2 नाइट्रेट दिए हुए हैं, यानी प्लस और माइनस दोनों की संख्या बराबर होगी। अब हमें M पे ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया, +2 होता है। अब देखिए तो इसके साथ नाइट्रेट का दिया हुआ है, फास्फेट का पूछ रहा है। तो देखिए फास्फेट पे क्या होता है? PO4 ट्रिपल माइनस। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? P, इसके बाद फास्फोरस के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। PO4 का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो देखिए क्या होगा, कितने माइनस आ रहे हैं? 3 माइनस आ रहे हैं, इसीलिए PO3 3 माइनस। अब देखिए PO4 3 माइनस। ठीक, यहां पे क्या होगा? अब प्लस और माइनस की संख्या को बराबर करना है, तो देखिए क्या करेंगे? दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, यानी कि M3PO4 का होल ट्वाइस। तो फार्मूला क्या बन गया? M3PO4 का होल ट्वाइस। आंसर आपका क्या आ गया? आंसर आपका आ जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। 0.01 मोल H2 गैस में अणुओं की संख्या क्या होगी? देखिए कोई भी मोल दिया हुआ है, उसमें अणुओं की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? उतने में जितना मोल उसका दिया हुआ है उसमें अणुओं की संख्या जानने के लिए हम क्या करते हैं? 6.02 इंटू 10 के पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसमें आ जाती है अणुओं की संख्या हमारी। ठीक, तो इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, हमें आ जाएगा हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या। तो देखिए मल्टीप्लाई करने क्या करना पड़ेगा? जो डेसिमल है 2 अंक खिसकाना पड़ेगा, यानी कि 2 यहां पे जो पावर है 2 घट जाएगी, यानी कि आ जाएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 21। ठीक, आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर फर्स्ट 6.022 इंटू 10 के पावर 21। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है जब NaCl के जली विलयन का विद्युत अपघटन कराया जाए तो कैथोड पे क्या मुक्त होता है? यानी कि कैथोड जो इलेक्ट्रोड है उस पे से क्या मुक्त होता है, क्या निकलता है? ठीक, तो देखिए यहां पे क्या है, जब हम NaCl के जली विलयन का विद्युत अपघटन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस और Cl2 गैस निकलती है। ठीक, और कैथोड पे
देखिए कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड पे Cl2 गैस मुक्त होती है। और देखिए क्या होता है, देखिए जली विलयन है किसका, NaCl का, NaCl का जली विलयन है। अब देखिए जब H2 और Cl2 निकल जाएंगे बचेगा क्या, बचेगा क्या, NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक। और हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस निकल जाती है, तो एनोड पे H2 गैस मुक्त होती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है किस पे, कैथोड पे, ठीक। आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन H2 गैस। और Cl2 किस पे मुक्त होती है, एनोड पे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहां पे है, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एल्कलाइन सॉयल विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, यानी कि क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग करते हैं। तो क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, देखिए क्षारीय मृदा का मतलब जिसका, ऐसी मिट्टी जिसका पीएच मान ज्यादा होता है। तो पीएच को, मिट्टी के पीएच को घटाने के लिए हम कुछ कंपाउंड्स का उपयोग करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सल्फर की मात्रा पाई जाए, सल्फेट या सल्फर की मात्रा पाई जाती है, वो मिट्टी के पीएच को घटाने का काम करती है, ठीक। तो जो जिप्सम होता है, जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, यानी कि जिप्सम में क्या, देखिए CaSO4 इंटू 2H2O, यही होता है जिप्सम का फार्मूला। तो यहां पे सल्फेट पाया जा रहा है, यानी कि सल्फर की मात्रा पाई जा रही है, इसीलिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए, ठीक। आपका आंसर क्या होगा, जिप्सम, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा अमोनिया से पानी हटाने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी विच इज यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑफ अमोनिया, यानी कि अमोनिया में से अमोनिया को डिहाइड्रेट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ठीक। अमोनिया को डिहाइड्रेट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। देखो जब अमोनिया को सोडा लाइम या उसी को क्या कहते हैं, क्विक लाइम, सोडा लाइम में से जब अमोनिया को पास किया जाता है तो अमोनिया में से जल की मात्रा निकल जाती है। और सोडा लाइम का फार्मूला क्या होता है, सोडा लाइम का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है सोडा लाइम का फार्मूला। तो देखो इनमें से जो कंटेंट मौजूद है वो क्या, कैल्शियम ऑक्साइड उपस्थित है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग हम अमोनिया को डिहाइड्रेट करने के लिए करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, आइडोफार्म टेस्ट इज गिवन बाय, देखिए आइडोफार्म टेस्ट हो, क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म जो भी हो, यानी कि हाइलोफार्म टेस्ट। हाइलोफार्म टेस्ट कौन देता है, ऐसे कंपाउंड जिनमें, ऐसे कंपाउंड, देखो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ, ऐसा कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ CH3 ग्रुप पाए जाए, ऐसे कंपाउंड हमें हाइलोफार्म टेस्ट देते हैं, ठीक। ऐसे कंपाउंड हमें हाइलोफार्म टेस्ट देते हैं, ठीक। तो देखो क्या होता है यहां पे, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। अगर एल्डिहाइड या कीटोन है और जो कार्बोनिल ग्रुप है उससे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हाइलोफार्म टेस्ट देगा, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए अगर एल्डिहाइड और कीटोन है। तो यहां पे देख लेते हैं, यहां पे एल्डिहाइड है, इसके पास ना तो अल्फा कार्बन है, अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, ठीक। यहां पे देखिए ए एल्कोहल है, एल्कोहल वाला भी छोड़ देते हैं। यहां पे देखिए यहां पे क्या है, C6H5, यहां पे बना लेते हैं हम, ठीक। यहां पे बना के देख लेते हैं। देखिए यहां पे क्या है, यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, ठीक, यानी कि ये भी आइडोफार्म टेस्ट नहीं देगा। अब देखिए आते हैं एल्कोहल पे, तो ऐसे एल्कोहल जिनका जो इस प्रकार के, यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन में परिवर्तित हो, तो इस प्रकार का ग्रुप उनमें पाया जाए, इस प्रकार के ग्रुप में कन्वर्ट हो सके, ऐसे ग्रुप आइडोफार्म या हाइलोफार्म टेस्ट देते हैं, ठीक। यानी कि
C2H5OH हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा, जबकि यहां पे CH3OH हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। आपका आंसर क्या हो जाएगा? C2H5OH। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीक ब्रॉन्स्टेड बेस, यानी निम्न में से कौन सा दुर्बल ब्रॉन्स्टेड क्षार है। ठीक, जैसा कि हम जब आपको पढ़ाए थे तो हमने बताया था कि जो एसिडिटी है, देखिए एसिडिटी यानी कि HF, HCl, HBr, HI, देखिए इनके एसिडिटी का ऑर्डर देखे थे तो सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होती थी, यानी कि H+ को आसानी से कौन त्याग सकता था, बताओ? HI, HBr, HCl और HF, यही होता था इनके एसिडिटी का ऑर्डर। यानी कि जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा उसका जो ब्रॉन्स्टेड, यानी कि उसका जो ब्रॉन्स्टेड होगा, ब्रॉन्स्टेड का मतलब क्या है, जो एसिड है उसका आयन बना लो और उसका क्या कॉन्जुगेटेड क्षार हो जाता है। एसिड में से एसिड का कॉन्जुगेटेड जो होता है क्षार ही ब्रॉन्स्टेड क्षार कहलाता है। ठीक, तो यहां पे देखो जो सबसे ज्यादा एसिडिक है उसका जो ब्रॉन्स्टेड एसिड क्षार होगा, यानी कि अगर हम जब आयन में कन्वर्ट करेंगे तो क्षारीय प्रकृति सबसे कम होगी किसकी, I- की। ठीक, अगर ब्रॉन्स्टेड क्षार को देखेंगे तो सबसे ज्यादा होगा F-, उसके बाद Cl-, फिर Br- और सबसे कम I-, यानी सबसे दुर्बल ब्रॉन्स्टेड क्षार कौन सा होगा, I-। ठीक, देखिए ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछ रहा है फिनॉल की प्रकृति क्या होती है, फिनॉल की प्रकृति क्या होती है। ठीक, तो फिनॉल देखिए, फिनॉल कैसा होता है, फिनॉल H+ आयन देने की क्षमता रखता है, इसीलिए फिनॉल की प्रकृति कैसी होती है, एसिडिक होती है। तो यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा, फिनॉल की प्रकृति कैसी होगी, एसिडिक होगी। ठीक, आपका फिनॉल की प्रकृति होगी एसिडिक। अगला आंसर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका अम्लीय या एसिडिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसमें सहसंयोजक तथा आयनिक बंध दोनों उपस्थित होते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन जब हम आपको क्वेश्चन आंसर का सेशन करा रहे थे लास्ट में, तो उसमें ये सब एक क्वेश्चन आया हुआ था। हमने बताया था, देखो ऐसे ऑप्शन देखना जिसमें दो अलग अलग प्रकार के एटम्स जुड़े हुए हों, एक सेंट्रल एटम हो और दो अलग अलग प्रकार के एटम्स जुड़े हुए हों, तो उनमें चांस होगा कि दो अलग अलग प्रकार के बॉन्ड पाए जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ Cl है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है, यानी कि एक सेंट्रल एटम है और जो उसके सराउंडिंग में है एक ही प्रकार के एटम है। तो अगर एक ही प्रकार के हैं तो एक ही जैसा बॉन्ड बनाएंगे। दो तरह का, यानी कि कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए दो अलग अलग प्रकार के एटम की जरूरत होगी। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन, तो यहाँ पे NH4Cl, NH4Cl में आयनिक और सहसंयोजक बॉन्ड पाए जाएंगे। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा NH4Cl। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिए पूछ रहा है तेल के हाइड्रोजनीकरण के समय सामान्यतः कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि विच कैटलिस्ट इज कॉमनली यूज्ड ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। तो देखिए इसमें सिंपल सा है, इसमें बहुत कोई लॉजिक नहीं है, याद रखने वाली बात है, एनसीईआरटी आप उठा के देख लेंगे तो सीधा सीधा दिया हुआ है। देखो यहां पे निकिल का प्रयोग हम करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, निकिल का। ऑयल के हाइड्रोजनेशन के लिए निकिल का प्रयोग किया जाता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, निकिल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखो पूछ रहा है यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन कौन सा नहीं देगा, यानी कि ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो कैनिजारो अपक्रिया नहीं देगा। तो देखो कैनिजारो अपक्रिया देने के ऐसे कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, ऐसे कंपाउंड कैनिजारो अपक्रिया देते हैं। और या ऐसा कह सकते हो जिस ऐसे कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं वो कैनिजारो अपक्रिया नहीं देते। तो यहां पे पूछ रहा है कैनिजारो अपक्रिया कौन सा नहीं देगा।
तो इसमें देख लो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होगा वो कंपाउंड काइनेजारो अपक्रिया नहीं देगा। ठीक, तो यहां पे देख सकते हो, देखो यहां पे अल्फा कार्बन नहीं है, इसीलिए अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। यहां पे देखो अल्फा का, यहां पे CHO ग्रुप से जुड़ा हुआ एक कार्बन है, इसी को हम अल्फा कार्बन कहेंगे, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, तो यानी कि यहां पे अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। अगर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है तो काइनेजारो अपक्रिया नहीं देगा। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा CH3CHO। अगला ऑप्शन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, ए भी आपको कराए थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी निम्न में से किस तत्व की आयनन एंथैल्पी सबसे कम है। देखिए बेटा, जिसका साइज सबसे बड़ा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी सबसे कम लगेगी, उसी का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगा। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो जो सीजियम होता है, सीजियम का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सीजियम। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा सीजियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है, यहां पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा इरिटेट होने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या होता है कि हम आपको क्वेश्चन कराए भी थे, अगर आप किए होंगे क्वेश्चन आंसर का सेशन, तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें देखो कह रहा है तत्व ए के संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि तत्व बी के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। यदि तत्व ए तथा तत्व बी से संयोग करे तो यौगिक का संभावित सूत्र होगा। यानी कि देखो क्वेश्चन आप लोग पढ़ना, हम बता रहे हैं यहां पे क्या होगा। देखिए यहां पे बोल रहा है एक तत्व है ए, जिसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 3, ए के संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजी कोष यानी कि आउटर मोस्ट सेल। ठीक, इसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 3, और देखो बोल रहा है तत्व है बी, इसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6। ठीक, अब देखो क्या होगा, अगर इन दोनों को जोड़ना है तो क्या करेगा, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। ठीक, तो यानी कि देखो ए 3 इलेक्ट्रॉन देगा, बी 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक, तो देखो ए का क्या हो जाएगा, एक ए पे अगर चार्ज निकालोगे ए 3+ हो जाएगा, और बी का अगर चार्ज निकालोगे तो बी 2- हो जाएगा। ठीक, तो आप क्या करो, जो इस पे चार्ज आया है वही एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई करके लगा दो, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा A2B3। ठीक, आंसर आपका क्या हो जाएगा A2B3, यानी कि आपका डी को आंसर सही है, A2B3। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब हम, देखिए यहां पे पूछ रहा है जब हम क्या कराते हैं, देखिए जब हम NH4Cl प्लस NaNO2 का रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उसको आपको चेक करना है। ठीक, यानी कि जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या क्या बनता है, इसको जरा देखो। यहां पे जब हम रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रोजन गैस बनती है, प्लस NaCl बनता है, प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, H2O बनता है। अब ये तीनों N2 NaCl प्लस H2O यही बनते हैं, तो इन तीनों में देख लो कौन सा ऑप्शन यहां पे पाया जा रहा है, वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी कि नाइट्रोजन यहां पे बन रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा N2। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है छल्ला परीक्षण किस अम्ल मूलक के लिए किया जाता है, यानी कि रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट जो होता है किसके लिए किया जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं अगर उस टेस्ट को किए होंगे और पढ़े होंगे तो, कि नाइट्रेट के लिए ब्राउन रिंग टेस्ट किया जाता है। किसके लिए, नाइट्रेट यानी कि NO3 के लिए रिंग टेस्ट किया जाता है, छल्ला परीक्षण। आंसर आपका क्या हो जाएगा NO3। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज वाज स्टेबलाइज्ड बाय बोर, यानी कि निम्न में से किस गुण का बोर ने स्थिरीकरण किया था। तो देखिए जब बोर ने अपना मॉडल दिया था तो बोर ने कोणीय संवेग को स्टेबलाइज किया था। ठीक, किसी का भी कोणीय संवेग स्टेबलाइज होता है, कोणीय संवेग का स्थिरीकरण उन्होंने बताया था। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग। ठीक, आपका आंसर है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है द नेचर ऑफ NH3, यानी कि NH3 का नेचर क्या होगा। आप सभी लोग जानते हैं NH3 पे नाइट्रोजन पर लोन पेयर पाए जाते हैं और जिस पे लोन पेयर पाए जाए, जो लोन पेयर देने की क्षमता रखता हो वो उसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय या बेसिक होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, NH3 की प्रकृति क्या होगी, बेसिक। क्या हो जाएगी, क्षारीय या बेसिक होती है। ठीक, आपका बेसिक आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पूछ रहा है विच एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इज मोस्ट स्टेबल, यानी कि यहां पे देखिए कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे ज्यादा अस्थायी होता है, इसके बारे में पूछ रहा है। देखिए ये नहीं पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल क्या है। ठीक, अगर सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल पूछता तब यहां पे आप डायमंड लगाएंगे। यहां पे कुछ लोग गलती भी किए हुए हैं। ठीक, यहां पे आप देखिए कि जो थर्मोडायनेमिकली है, थर्मोडायनेमिकली जो कार्बन का अपरूप होता है वो ग्रेफाइट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पे ग्रेफाइट। ठीक, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। कार्बन का सबसे ज्यादा अस्थायी जो अपरूप होता है वो ग्रेफाइट होता है। ठीक, अगला आप क्वेश्चन देखिए क्या होगा। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है जब कीटोन की क्रिया ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से कराने के पश्चात जल से कराते हैं तो प्राप्त होता है, यानी कि व्हेन कीटोन्स आर ट्रीटेड विथ वाटर आफ्टर गेटिंग देम ट्रीटेड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देन वी गेट, यानी कि देखो यहां पे क्या है, कीटोन। ठीक, यानी कि कीटोन का देख लो फार्मूला क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का RMgX होगा। ठीक, यहां पे R1 R2 कह सकते हो, यहां इसको R ले सकते हो। ठीक, तो देखो यही जब यहां पे उसके बाद फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन करता है और वाटर की उपस्थिति में कराओगे तो देखो यहां पे क्या होता है, यही R जाके जुड़ जाता है, बनता है R1 R2 CrOH, यानी कि 3 डिग्री एल्कोहल बनता है। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। देखिए पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ फिनॉल, यानी कि कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से पूछ रहा है कि फिनॉल किसके साथ अपक्रिया नहीं करता। ठीक, तो देखिए फिनॉल NaHCO3 के साथ, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया नहीं करता। ठीक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ फिनॉल की अपक्रिया नहीं होती। आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका है। आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ऑर्गेनिक सॉइल, यानी कि जो कार्बनिक मृदा है उनमें कौन सा नहीं पाया जाता। तो देखो कार्बनिक मृदा जो बेटा है वो क्या, उनमें यानी कि डेड प्लांट और एनिमल से, यानी कि जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, जो कार्बनिक मिट्टी होती है उसमें वो पाए जाते हैं। यानी कि आपका इसमें आंसर हो जाएगा फॉस्फेट। फॉस्फेट जो होता है, फॉस्फेट ज्यादातर किसमें, देखो फॉस्फेट जो ज्यादातर होता है इनऑर्गेनिक फॉर्म में होता है और वो पत्थरों में पाया जाता है ज्यादातर मात्रा। ठीक, तो फॉस्फेट की मात्रा ऑर्गेनिक सॉइल में नहीं पाया जाएगी। ठीक, आपका ये 25 क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आप चेक कर लीजिएगा आपके पास, यानी कि आप कितना क्वेश्चन करके आए हुए हैं केमिस्ट्री में और कितने क्वेश्चन आपके लगभग सही होंगे। आप इसको चेक करिएगा, उसी हिसाब से आप अपने नंबर का भी अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक, आपका ये पूरा केमिस्ट्री का सॉल्व था, ये हो चुका है। थैंक यू।